एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज सिस्टम को देखते हैं। आज पंचायती राज सिस्टम कब लागू किया गया था और किस लिए लागू किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय भागों में बांटा गया है। पहले है केंद्र सरकार, फिर है राज्य सरकार, फिर है स्थानीय स्वशासन। दैट मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो स्थानीय स्वशासन, जो गांव के होंगे लोग, वो भी शासन करेंगे। कैसे करेंगे? तो स्थानीय स्वशासन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण क्षेत्र, एक है शहरी क्षेत्र। तो आज हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब कि विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण वह होता है जो मतलब एक ही जगह से शासन किया जाता है, जैसे केंद्र से ही शासन है। और विकेंद्रीकरण का है कि अलग अलग जगहों पे बांट दिया जाना, अलग अलग जगहों से शासन करना। तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखते हैं लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल था। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। इनका एक कथन है जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। इन्होंने यह कथन को कहा था और इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया था। संविधान सभा में की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 40 के तहत इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कुछ प्रोग्राम थे। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को, यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा एक योजना थी, उसको चलाए थे। ये दोनों मतलब सफल नहीं हुए थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसकी स्थापना हुई। असफल होने का कारण क्या था? तो इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति को बताया कि मैंने 2 योजना चलाया है और ये सफल नहीं हुआ, लोग इसको नहीं ले रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जन भागीदारी का अभाव, इसमें लोग भागीदारी नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव उन्होंने दिया था कि सबसे पहले एक जिला होना चाहिए, एक जिला परिषद या जिला पंचायत होना चाहिए। फिर उसके बाद पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक होना चाहिए। फिर ग्राम होना चाहिए, ग्राम स्तर पर। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले लागू किया गया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, एसएससी में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया 1959 में। अब देखते हैं अशोक मेहता समिति को। ये 1977 में इसका गठन हुआ। ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ब्लॉक मंडल पंचायत होनी चाहिए जो ब्लॉक स्तर पर हो, और जिला परिषद या जिला पंचायत होना चाहिए जो जिला स्तर पर हो। ग्राम न्यायालय के गठन को सुझाव दिया। एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव दिया। जीवीके राव समिति, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं LM सिंघवी समिति। इसकी गठन 1986 में हुआ था।
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया और त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया। राज्य चुनाव आयोग का गठन का चुनाव दिया कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए गांव में भी। पीके थुंगन समिति 1989 यानी 1989 में इसका गठन हुआ। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। ये लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर आ गया 73वां संविधान संशोधन किया गया। उस टाइम सरकार भी चेंज हो गई तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी। तो 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से ये पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा से पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाने लगा। ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानते हैं क्या क्या किया गया इसमें। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 यानी कि आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया और ग्राम पंचायत राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया कि इसमें महिला भी अब इलेक्शन लड़ सकती हैं। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा, यानी कि अगर ये भंग हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाता है, उस पद पर हट जाता है या इस्तीफा दे देता है तो 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन हो जाना चाहिए, ये तय हुआ। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा, ये बात कही गई। अब पंचायती राज की व्यवस्था की संरचना के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हों। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है, वो ग्राम पंचायत कहलाता है। इसमें भी है कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका ये वार्ड सदस्य होते हैं, इसमें मुखिया प्रधान होता है और सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो बीडीओ होते हैं। और न्यायपालिका में जो है वो पंच होते हैं न्यायपालिका के लिए और सरपंच होते हैं। और जो ये सरकारी ग्राम सेवक अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, ये एग्ज़ाम पास करके आए रहते हैं। ये नहीं कि ये इलेक्शन के थ्रू या अपॉइंटमेंट के थ्रू आए हुए हैं। देखते हैं पंचायत समिति। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। उपाध्यक्ष कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा ले सकते हैं। सरकारी अधिकारी जो होता है पंचायत समिति में तो होता है बीडीओ, बीडीओ को फुल फॉर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी एग्ज़ाम्स के थ्रू आए होते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करके आए होते हैं। और जिला पंचायत जो होता है उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। और इसके जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सीईओ होती हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। 243 में परिभाषाएँ दी गई हैं। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 बी में पंचायत का गठन पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 यानी कि 243 बी में कहा गया है। आर्टिकल 243 सी में कहा गया पंचायतों की संरचना के बारे में बात किया गया है।
आर्टिकल 243 डी, स्थानों का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3, ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर बात किया गया है। आर्टिकल 243 ई में क्या कहा गया, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा बताया गया है। आर्टिकल 243 एफ में सदस्यों की योग्यता, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनना चाहता तो उसकी सबसे पहले एज जो होगी वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये न्यूनतम एज है, न्यूनतम आयु है। आर्टिकल 243 जी क्या कहता है, तो ये पंचायतों की शक्तियों के बारे में और उसके अधिकार, उत्तरदायित्व क्या क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 एच, पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, यानी पंचायत संस्थाएं कर भी लगा सकते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होगा, ये कहा गया है। आर्टिकल 243 जे, ये पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, यानी कि अगर ग्राम पंचायत या किसी भी कोई इलेक्शन होता है तो उसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगी। आर्टिकल 243 एल, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम आर्टिकल, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में नहीं लागू किया गया है। आर्टिकल 243 एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। आर्टिकल 243 ओ क्या कहता है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया, यानी कोई भी अगर निर्वाचन संबंधी कोई मामला होता तो वो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।